नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हिस्टोपैथोलॉजी। एमएलटी क्लासेस में हिस्टोपैथोलॉजी आज पढ़ेंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू abnormal and normal cells and tissue of our body by microscopic and macroscopic technique। हमारे शरीर के जो मांस हैं, ऊतक हैं, उसकी मैं मतलब क्या बोलते हैं अध्ययन करूँगा। और मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म, और उससे बड़ा मतलब यदि हम लोग ग्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में दो तरह के टाइप हैं। जैसे बायोप्सी होता है, और दूसरा होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी में क्या होगा? लाइव होगा, मतलब जिंदा इंसान के शरीर से यदि कोई मांस का टुकड़ा काटा जाए, जैसे हो गया कि आपका यूट्रस निकला, इंटेस्टाइन का कोई पार्ट निकाल लिया गया, या तो लिम्फ नोड वगैरह कहीं से हल्का सा काट के निकाला गया, मांस वगैरह कोई स्किन का पोर्शन काट के लिया गया, या फिर ब्रेस्ट लंप वगैरह लिया जाता है, तो वो जो है जो किसी भी पार्ट को काटा जाए और वो जिंदा इंसान से लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है। आप लोग कभी देखे होंगे कि नहीं, बायोप्सी जांच के लिए भेजा गया है। ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी भाई जो डेड बॉडी रहता है, ठीक है, डेड बॉडी से जो मांस का टुकड़ा लिया जाता है, जैसे लीवर, किडनी, स्प्लीन वगैरह जो निकाल लिया जाता है, टेस्ट के लिए भेजा जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह भेजा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे प्रिजर्व करेंगे? सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी को टेक्निक वगैरह पूरा पढ़ेंगे जब, तो हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे पहले क्या करते हैं? सैंपल रिसीविंग करते हैं। ठीक है। नंबर 2 में आएगा फिक्सेशन। इसके बाद नंबर 3 होगा डिहाइड्रेशन। नंबर 4 होगा क्लियरिंग। नंबर 5 होगा इम्प्रेग्नेशन। नंबर 6 होगा आपका इम्बेडिंग। एंड ब्लॉकिंग। इसके बाद नेक्स्ट होता है हम लोगों का सेक्शन कटिंग। फिर इसके बाद होगा स्टेनिंग। नेक्स्ट होगा माउंटिंग। शॉर्ट में मैं बताता हूं। पहले सैंपल कलेक्शन या रिसीविंग बोलिए, ठीक है, रिसीविंग करना रहता है क्योंकि इसमें कलेक्ट तो हम लोग नहीं करते हैं। सैंपल रिसीविंग, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग, सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग एंड माउंटिंग। तो सैंपल रिसीविंग में हम लोग क्या करते हैं भाई? सैंपल रिसीविंग में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। जो पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आया है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे टाइप ऑफ बायोप्सी क्या है। ठीक है। तो पेशेंट का हम लोग ये प्रिस्क्रिप्शन लिए
उसमें सबसे पहले हम लोग उसका प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या टेस्ट है, क्या मांस भेजा गया है। इसके बाद उसमें देखेंगे कि उसमें फॉर्मेलिन डाला हुआ है या नहीं है, टिश्यू ऑटोलाइज तो नहीं हो, मतलब ऑटोलाइसिस तो नहीं हो गया है, सड़ उड़ तो नहीं गया ना। तो वो सब चीज़ हम लोगों को देखना रहता है। इसके बाद हम लोग रजिस्टर में एंट्री लेंगे, लैब रजिस्टर में एंट्री लेंगे तो उसमें नेम लिखेंगे। सबसे पहला चीज़ करेंगे, नाम, एज, सेक्स, रेफरिंग बाय डॉक्टर, टेस्ट नेम, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी, और इसके बाद उसका हिस्ट्री लेंगे। इतना चीज़ कर लेंगे हम लोग ये सैंपल रिसीविंग में। इसके बाद हम लोग फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन में क्या करते हैं, फिक्सेशन क्यों करते हैं और फिक्सेशन है क्या, इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस इज कॉल्ड फिक्सेशन। शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस इज कॉल्ड फिक्सेशन। लेकिन हम लोग इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, जैसे किसी जिंदा शरीर से मांस का टुकड़ा को काट लिया गया, अब उसमें काट दिया गया तो उसमें क्या होता था, ब्लड सप्लाई होता था, एंजाइम सप्लाई होता था और ऑक्सीजन सप्लाई होता था। तो ये सब चीज़ बंद हो गया। उसमें क्या हुआ कि भाई ये ब्लड सप्लाई तो बंद हो गया, एंजाइम आपस में क्या हो रहा है कि डिकम्पोज होना शुरू हो गया, सारा चीज़ बैक्टीरियल ग्रो होने लगा, फिर उसमें एंजाइम काम कर रही अलग तरीके से। तो उसको रोकने के लिए, उसको सड़ने गलने से बचाने के लिए उसमें हम लोग जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं और उसे बचाते हैं, उस प्रोसेस मतलब उस विधि को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन के लिए हम लोग नॉर्मली जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो है फॉर्मलिन। फिक्सेशन के लिए हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन मार्केट में अवेलेबल होता है, जो वो कॉमर्शियली अवेलेबल जो होता है वो है 40% फॉर्मलिन रहता है। इसी को हम लोग 100% मानते हैं, ठीक है। अब फॉर्मलिन हम लोग कितना परसेंट यूज करते हैं, 10% फॉर्मलिन यूज करते हैं फिक्सेटिव के लिए। 10% फॉर्मलिन हम लोग यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए, ठीक है। 10% फॉर्मलिन हम लोग यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए। अब इसमें हम लोग फिक्सेटिव कितने टाइप से होंगे, तो फिक्सेटिव जो है आपका 2-3 तरह के होते हैं, जैसे नंबर ऑफ फिक्सिंग एजेंट यूज्ड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ टिश्यू और सेल दे फिक्स, पर्पस ऑफ फिक्सेटिव, ठीक है। तो फिक्सेटिव बहुत तरह से है, जैसे हम लोग सिंपल फिक्सेटिव यूज करते हैं, कंपाउंड फिक्सेटिव यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फिक्सिंग एजेंट द फिक्सेटिव यार, तो उसमें क्या होगा कि भाई सिंपल फिक्सेटिव यूज करेंगे और दूसरा कंपाउंड फिक्सेटिव यूज करेंगे। सिंपल फिक्सेटिव में आ जाएगा आपका फॉर्मलिन, कंपाउंड फिक्सेटिव में आ जाएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये सब आता है जिसमें मतलब 2-3 तरह के केमिकल यूज होते हैं, उसमें हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फिक्सेटिव, ठीक है। दूसरा फिर इसके बाद आता है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर फिक्सेटिव होता है। जनरल पर्पस फिक्सेटिव होता है, स्पेशल पर्पस फिक्सेटिव होता है। जैसे हम लोग मान के चलिए कि हमको फैट को फिक्स करना है तो उसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को फिक्स यूज करते हैं। तो वो डिस्क्राइब करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अभी जो है इसको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि भाई फिक्सेटिव फॉर्मलिन हम लोग कितना देर के लिए टिश्यू में रखेंगे और कितना देर में हम लोग फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे। तो पहले आज पढ़ लीजिए टेक्निक के बारे में। तो फॉर्मलिन जो है 10% फॉर्मलिन को हम लोग कम से कम 24 आवर के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। 24 आवर के बाद हम उसको टिश्यू को निकालेंगे, फिर उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन करवाएंगे। जो पैथोलॉजिस्ट हमारे होंगे उनसे हम ग्रॉस एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो जो हमें टिश्यू सेक्शन काट के दिया गया रहेगा, जैसे वो भी बहुत छोटा स्लाइस रहेगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट फर्दर ये क्या बोलते हैं प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाएंगे। तब सबसे पहला चीज़ क्या था, फिक्सेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम ग्रॉस एग्जामिनेशन करवाएं तो इसके बाद उसको क्या करेंगे 24 आवर के लिए कम से कम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट डे इसको क्या करेंगे कि इससे निकाल के टेप वाटर से वॉश करेंगे। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन क्या है,
डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन हम उसे कहेंगे जैसे कि मतलब किसी भी चीज से पानी को निकाल लेते हैं, ठीक है, पानी को निकाल लेते हैं तो वो हो गया डिहाइड्रेशन। ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या रहता है? वाटर भरा हुआ रहता है। हमारे शरीर में 70% वाटर होते हैं, ठीक है, 70% वाटर होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को रिमूव कर लेते हैं। वाटर रिमूव हम लोग क्यों करते हैं? इसका कारण है कि भाई यदि हम टिश्यू को काटने के लिए जब सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसको जैसे काटना चाहेंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, अपने जगह पे नहीं रहेगा। तो हो सकता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, जिसके चलते हम लोग रिजल्ट अच्छा नहीं बना सकेंगे। तो उसके लिए रिपोर्टिंग में दिक्कत होगी, तो ये जो प्रोसेस होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग को डिहाइड्रेशन करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो खाली जगह करेंगे और वैक्स को घुसाएंगे, ठीक है, जो पानी है उस जगह को खाली कर देंगे और वैक्स घुसा देंगे। तो बीच में जो है कट करेंगे यदि सेक्शन को, सेक्शन जब कटिंग करते हैं तो 3 to 4 माइक्रोमीटर में करते हैं, ठीक है, इतना थिक मतलब ये पतला सेक्शन कटिंग होती है। तो इसके लिए जो है वो टूटे नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वैक्स को घुसा देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वैक्स जो है वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं कर पाता है, तो उसको वाटर को निकालना पड़ेगा। वाटर रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करेंगे? अल्कोहल यूज करेंगे, अल्कोहल को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये अल्कोहल और वैक्स दोनों आपस में सोल्यूबल नहीं है, आपस में मिल नहीं सकता है। तो उसके लिए हम लोग फिर उसको डिहाइड्रेशन से क्लियरिंग करते हैं। तो अभी अल्कोहल का प्रोसेस देखते हैं कि डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं। तो इसमें डिहाइड्रेशन में असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल को यूज करते हैं। असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं। जैसे 70% यूज कर लिए, 50%, 70%, 90%, 100%, ठीक है। अब हम लोग इसमें कैसे करेंगे कि भाई 50% अल्कोहल लिए, 50% अल्कोहल। भाई आप लोग तो ये जानते होंगे कि 50% कैसे बनाएंगे अल्कोहल। 50% बनाने के लिए सैंपल है, जैसे 100 ml ये ले लिए, क्या बोलते हैं, ये है क्या बोलते हैं आपके पास इथाइल अल्कोहल है, मेथाइल अल्कोहल है, तो इसको हमको 50% बनाना है। तो 50 ml ले लीजिए डिस्टिल वाटर और 50 ml ले लीजिए अल्कोहल, तो ये हो गया 50%। 70 ml ले लीजिए अल्कोहल और 30 ml ले लीजिए डिस्टिल वाटर, तो ये हो गया आपका 70%। तो इसी तरह से हम लोग जो बनाएंगे अल्कोहल का रेशियो, तो ये हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। ऐसा आप असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल क्यों यूज करते हैं? भाई डायरेक्ट हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल में भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम यदि डायरेक्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल में यूज करेंगे तो सेल का जो साइज, स्ट्रक्चर वगैरह है उसमें चेंजेज आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग उसको वैसे यूज नहीं करते हैं। कभी कभी आपको वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि हम लोग असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल ही यूज क्यों करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे, क्यों नहीं करते? तो उसका यही रीजन है कि भाई उसका सेल स्ट्रक्चर वगैरह जो नॉर्मल है उसका या अब नॉर्मल है वो अपना जगह से चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं। उसमें धीरे धीरे वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। तो 50% अल्कोहल में कम से कम हम लोग 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रखते हैं, 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रखते हैं। फिर 70% अल्कोहल में भी वही करेंगे, 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रखेंगे, ठीक है। 70% हो गया। 90% अल्कोहल है, 90% अल्कोहल में भी हम लोग 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे, 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर 100% अल्कोहल हो गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसमें भी करीबन 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर 100% अल्कोहल में 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। इतना बार हम डीप करेंगे, ये क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए। डिहाइड्रेशन की कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्लियरिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है क्लियरिंग। क्लियरिंग हम लोग क्यों करते हैं भाई?
क्लियरिंग इसलिए करते हैं कि भाई जो अल्कोहल इसके अंदर टिश्यू के अंदर गया वो कोई मतलब क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बाहर निकल जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बाहर निकल जाएगा। फिर उसमें हम वैक्स को आराम से मेल्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भर सकते हैं, तो खाली जगह को भर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्लियरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लियरिंग करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करेंगे, उसका नाम है जाइलिन। जाइलिन का जो एब्सोल्यूट जाइलिन आता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। जाइलिन का 2 जार बनाएंगे, जाइलिन का 1 एंड जाइलिन 2। अब ये 2 जार क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कम रिमूव हुआ, इसमें कुछ कम रिमूव जाएगा। इसमें हम लोग 15 मिनट से आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखने की बात होती है भाई, यदि डिहाइड्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि क्लियरिंग में यदि ज़्यादा देर हो गया तो टिश्यू हार्ड हो जाएगा, टिश्यू हार्ड हो जाएगा तो काटने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का क्या नियम है कि इसको हम लोग को देखते रहना पड़ता है। जैसे हम लोग खाना को चावल को बनाते हैं ना, तो चावल को जैसे हल्का बार बार देखते रहना पड़ता है कि भाई गीला तो नहीं हो रहा है। जैसे देखते हैं कि भाई चावल पक गया तो वैसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें भी वही करना पड़ता है, एकदम खाना बनाने वाला विधि समझ लीजिए। इसको छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जाइलिन में जैसे डालें तो उसको देखते रहना पड़ता है भाई ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं। इस पार से देखेंगे तो उस पार जो दिख जाएगा, जैसे हम एकदम पूरा ऐसे देख रहे हैं, तो इस यहाँ पे यदि हम इस पर रख दिए टिश्यू को, ये पेपर में मैं जो लिखा हूँ ना वो क्लियर पढ़ सकते हैं, ऐसा क्लियरिंग हो जाएगा। तो वो जैसे ऐसा हो गया तो समझ लीजिए डिहाइड्रेशन यदि अच्छा हुआ हो तो क्लियरिंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और सबसे मेन टॉपिक होता है डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग। इसके बाद जो ब्लॉकिंग होता है वो होता है कि भाई उसमें आप जिस आधार पे रखेंगे उस आधार पे उसका सेक्शन कटिंग होगा। आपको यदि ये साइड से रख दिए तो इधर से कट जाएगा, ये साइड से रख दिए तो ये साइड से कट जाएगा, और ये साइड से रख दिए तो ये साइड से कट जाएगा। तो वो ध्यान देना है कि मुझे काटना किधर है, वैसे उसको रखना पड़ता है। तो वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझ लीजिए क्लियरिंग करने के लिए हम लोग को क्या ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और हो सकता है आप लोगों को यदि ऐसा मौका मिले तो करिए, और यदि मैं देखूंगा कहीं वैसा मौका मिलता है तो मैं भी ऐसा वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लियरिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है ये इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। तो इम्प्रेग्नेशन में क्या होता है, इम्प्रेग्नेशन में क्या होता है कि एक वैक्स है, एक जार है जिसमें वैक्स है। अब लेकिन इसमें एक चीज और रह गया था, जैसे कि हम लोग इसको टिश्यू को ले रहे हैं, एक साथ में 4 टिश्यू को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसमें नंबर डालेंगे, जो भी हमको नंबर डालना है, लैब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, तो नंबर हम लोग ऑलवेज ध्यान देना है कि पेन से नहीं डालना है, पेन से नंबर नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है कि पेन से जो है वो हम अल्कोहल में जैसे डालेंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये अल्कोहल उसको धो डालेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल यूज करेंगे, HB पेंसिल जो आता है, HB पेंसिल, HB पेंसिल यूज करेंगे। ये सही है मार्किंग के लिए। ये पेंसिल का जो मार्क होता है वो कभी मिटेगा नहीं, तो ये पेंसिल रहेगा। और उसका कैसेट आता है, छोटा छोटा सा बना हुआ आता है, उसमें आप टिश्यू को डाल दीजिए, जालीदार रहता है, आप उसको डाल दीजिए, उसी के अंदर में नंबर भी डाला हुआ रहेगा, वो खुलेगा नहीं, आप जब खोलिएगा तभी खुलेगा। तो ये कंटिन्यू अपना बढ़ते जाइए, ठीक है। तो HB पेंसिल से हम लोग को मार्क करना है। अब रहा यहाँ पे इम्प्रेग्नेशन में, तो इसमें क्या है कि इसको मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका 56 डिग्री सेल्सियस। जो इनक्यूबेटर या तो हॉट एयर ओवन वगैरह जो भी हम लोग यूज करेंगे, इनक्यूबेटर में तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए उसको नहीं यूज कर सकते हैं, हम लोग हॉट एयर ओवन यूज करेंगे। तो उसमें 56 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स करके हम लोग इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं, या मिनिमम 8 आवर के लिए छोड़ सकते हैं, या 6 आवर के लिए भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 6 आवर के लिए छोड़ देते हैं, 6 से 8 आवर के लिए छोड़ते हैं। तो ये हो गई आपका इम्प्रेग्नेशन। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस में आ जाएंगे ब्लॉकिंग।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ब्लॉकिंग। एक एल लुकार्ड्स होता है, ठीक है, एल शेप में होता है, एल शेप में होता है। अब इसमें हम लोग ब्लॉकिंग के लिए क्या करेंगे कि टिश्यू को बाहर निकालें, उसको देख लें कि भाई कौन साइड मुझे रखना है। तो एल लुकार्ड्स ऐसे होता है, ठीक है, एल शेप में होता है। सब उसका एक प्लेट भी आता है, जनरली कोई प्लेट नहीं मंगवाएं तो ग्लास का जो टाइल्स होता है उस टाइल्स पर रख दीजिए और इसको एल लुकार्ड्स को ऐसे रख दीजिए, एक ऐसे रख दीजिए, ठीक है। ये रह गया, दोनों आपस में सट गया। जैसे ये हम गैप रखे हुए हैं आपको समझने के लिए, तो इसको दोनों सटा दिया तो ये पैक हो गया ना। अब यहाँ पे मैं टिश्यू को डालेंगे कब, इसमें थोड़ा सा वैक्स डाल दीजिए, पिघला हुआ वैक्स को डाल दिए, इसके बाद मेल्टिंग वैक्स को डालें और टिश्यू को यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। अब टिश्यू को इसी पोजीशन पर बैठाना है, फिर इसके ऊपर से हम लोग ये डाल देंगे, क्या बोलते हैं, वैक्स डाल देंगे, सील हो गया। ये सील हो गया। जब तक ये जम नहीं जाता है तब तक हमको यहाँ के खोलना नहीं है, ठीक है। ये जम गया, कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद हम लोग इसको खोल दिए, ये ब्लॉक बन के कंप्लीट हो गया। फिर इसको हम लोग ये डीप फ्रीजर में वगैरह कहीं रख के इसको हार्ड कर लेंगे, या तो फिर नेक्स्ट डे प्रोसेस करिए, या तो उसी दिन यदि काट करना हो तो इसको हार्ड कर लीजिए। फिर इसके बाद माइक्रोटॉम में उसको रोटेटरी माइक्रोटॉम या स्लाइडिंग माइक्रोटॉम, जिस टाइप के आपके पास माइक्रोटॉम अवेलेबल है, उसे 3 to 4 माइक्रोमीटर में हम लोग कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन कटिंग तक, मतलब सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग का जो पूरा टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में। और सेक्शन कटिंग एंड स्टैनिंग प्रोसीजर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।